बीच एक और बड़ी खबर है मेरठ से, जहां माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार किया गया है। उमेश कांड के शूटर्स को संरक्षण दिया था। हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे। एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया है और प्रयागराज लेकर के गई है पुलिस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मेरठ से ही है, जहां हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे और इस दौरान अतीक के बहनोई ने इन सभी को संरक्षण दिया था। ये आरोप लग रहे हैं। सीएचसी में डॉक्टर है अखलाक और अब उस पर यह आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स को अपने यहाँ पनाह दी, संरक्षण दिया और अब प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी, जिसके लिए प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अपने साथ ले गई है। अखलाक ने शूटर्स को संरक्षण दिया था और इसी को लेकर के और साथ ही एक और बड़ी खबर जो इससे जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि एसटीएफ ने अतीक के नौकर को धर दबोचा है। जी हां, नौकर को हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ किस तरह से एक्शन जो है वो दरअसल यूपी सरकार का, यूपी पुलिस का, एसटीएफ का दरअसल तेज हो चुका है, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने अतीक के नौकर को दबोचा है। प्रयागराज से दरअसल शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में ये शामिल था। आरोपी शाहरुख के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। तो आप देखिए कि हर आए दिन हम देखते हैं कि इसमें नए खुलासे, नई गिरफ्तारियां, नए एंगल्स जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ द्वारा यह संकल्प लिया गया था मीनाक्षी कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को, उसी की कवायद हम यहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे साथ प्रयागराज से हमारी सहयोगी गायत्री जुड़ गई है। गायत्री, देखिए मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और ऐसे में अतीक के 2 और करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। बिल्कुल, 2 और करीबियों पर शिकंजा कसा गया है, जिनमें से एक तो नौकर बताया जा रहा है जिसका नाम शाहरुख है, कौशाम्बी का रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया गया है, जिस पर सीधा सा आरोप है कि शाइस्ता परवीन ने 50,000 रुपए दिए थे। असद के कहने पर उसने अरमान, जो कि शूटर है और अतीक का खासा गुर्गा माना जाता है, उसको वो 50,000 रुपए, उसके भाई को वो 50,000 रुपए दिए थे। इसके अलावा अखलाक की गिरफ्तारी हुई है और अखलाक, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल अखलाक की गिरफ्तारी भी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये अतीक का बहनोई है जिसको गिरफ्तार किया गया। और जानकारी के असद और जो 2 शूटर थे उनको इसने पनाह दी थी। मेरठ में इसने पनाह दी थी, असद वहां पर रुका था, वो दोनों शूटर वहां पर रुके थे। इसके अलावा रकम भी लगातार वो इन आरोपियों को देता रहा है, असद को देता रहा है, उनकी फरारी के लिए इंतजाम करता रहा है। पहले से ही अखलाक को लेकर शक था पुलिस को और इसीलिए अब ये गिरफ्तारी की गई। और ये बताया जा रहा है कि उसकी जो कॉल डिटेल्स है उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो फरार आरोपी है उनसे लगातार ये संपर्क में रहा, उनसे बातचीत रही हो, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इन शूटर्स को उसने पनाह दी थी, बाकायदा आगे के लिए भी इंतजाम किया था। 2 शूटर, और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए आपको याद होगा लगातार ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो तमाम जो 5 शूटर हैं उमेश पाल हत्याकांड मामले के, वो वहां पर छिपे हो सकते हैं और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से को खंगाल रही थी यूपी एसटीएफ। और अब ये बड़ी जानकारी के अखलाक को वहीं से गिरफ्तार किया गया है। भवानी नगर वो रहता है और ये बताया जा रहा है कि नौचंदी पुलिस ने उसको वहां पर गिरफ्तार किया। प्रयागराज उसको लाया गया है। एक एक्शन, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह से आप हमें बता रही हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं। और एक और एक्शन जो लेटेस्ट लिया गया है, मैं गायत्री लौटूंगी आपके पास। विवेक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से, इस वक्त सीधे मेरठ, जहां से डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है विवेक, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हो सकती है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में आगे मदद मिल सकती है? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हो सकती है डॉक्टर अखलाक की। जिस समय में ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये निकलकर सामने आ रहा है तथ्य कि उमेश पाल की हत्या के बाद हत्या आरोपी इसी घर में रुके थे। मैं इस वक्त भवानी नगर में उसी घर के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां डॉक्टर अखलाक है, जो कि अतीक अहमद का बहनोई है, वो यहीं रहता है और उसको जो है यूपी एसटीएफ की टीम ने कल गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ के बाद अब जो है प्रयागराज उसको ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या इस पूरे मामले में अखलाक की भूमिका इतनी बड़ी है, जिसने इस पूरे मामले में क्या साजिश रची और जो हत्या आरोपी है उनको पनाह दी, क्योंकि कहा यही जा रहा है जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। कहा गया कि इस पूरे मामले को अंजाम देने के बाद शूटर असद, मुस्लिम गुड्डू, अरमान गुलाम, ये वो महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में आरोपी हैं, शूटर हैं। इनमें से 2 आरोपी इसी घर में आते हैं, डॉक्टर अखलाक के यहाँ रुकते हैं। डॉक्टर अखलाक अतीक अहमद के बहनोई हैं और अभी हमने परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। परिवार के कोई तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं है। यूपी
एसटीएफ की टीम यहां पर कल पहुंची हुई थी। प्रयागराज की टीम भी यहां पर मौजूद थी, धूमनगंज थाना पुलिस यहां पर मौजूद थी और वो यहां से अखलाक को लेकर गई। अखलाक अब्दुल्लापुर में सीएचसी में डॉक्टर के पेशे पे काम करते हैं, यानी कि अखलाक डॉक्टर है और डॉक्टर जैसे एक ऐसे पेशे के में रहने के बावजूद आरोपी को पनाह दे। डॉक्टर जो कि हत्या आरोपियों को यहाँ पर अपने आप पनाह देते हैं। विवेक आपके पास लौटते, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद को अंडा सेल में रखा गया है। अंडा सेल में हाई सिक्योरिटी की गई है। अतीक की बैरक के आगे 3 लेयर की दीवार बनाई गई है, यानी कि पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं कि अतीक अहमद को यहीं पर पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा, क्योंकि उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और ऐसे में हमने आपको यह भी जानकारी दी थी कि उसे सश्रम कारावास मिला है, यानी कि काम भी करना पड़ेगा और 25 रुपए दिहाड़ी यहां पर दी जाएगी। 25 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी। और जिस तरह से आपको हम लगातार बता रहे हैं कि वो अंडाकार सेल जहां पर रखा गया है उसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी उसको सेल माना जाता है और इसीलिए उसी बैरक में दरअसल अतीक को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी आगे भी मीनाक्षी आप देखिए कि जो यूपी पुलिस है वो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूछताछ करेगी अतीक अहमद से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद को अंडाकार सेल में रखा गया है, हाई सिक्योरिटी भी की गई है। और अब ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के जो है कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। नालंदा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि रामनवमी का अवसर हो या फिर उसके बाद भी जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बिगड़ी है, उसके लिए अब जिम्मेदार कौन है ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन नालंदा में हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च की ये तस्वीरें देखिए, अतिरिक्त जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और बाहर से भी फोर्स को बुलाया गया है, जैसी जानकारी यहाँ पर भी मंत्रियों के द्वारा दी गई थी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के जो राज्यपाल हैं उनसे बात की है और कहा है कि अर्धसैनिक बल भेजे जाएंगे ताकि स्थिति जो है वो जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, बिहार के नालंदा हिंसा मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। अब तक 77 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये लगातार पुलिस अपील कर रही है। और ये फ्लैग मार्च हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह ने वहां पर कई लोगों से बात भी कर रही हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वहां का मुआयना किया, क्या कुछ बता रहे हैं जरा देखिए। रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए, ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और ये कतारबद्ध होकर काफ़ी संख्या में शहर में मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल कर्फ्यू सा नज़ारा है, देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं और स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद और 18 साल का एक युवक जो पहाड़पुरा का रहने वाला है, उसकी मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 2 लोग जख्मी हुए हैं, 62 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है और इन महिला बटालियन को आप देख सकते हैं कि ये लोग मार्च कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। बताइए कि आप लोग मार्च कर रही हैं, स्थिति क्या तनावपूर्ण बनी हुई है? अभी तो फिलहाल सही है, सब कुछ सही है। यस। तो ये क्या यहाँ से आप लोग कितने दूर तक जा रही हैं मार्च करके? अभी लहरिया थाना जा रहे हैं। लहरिया थाना जी। और अभी क्या स्थिति है कल के तनावपूर्ण माहौल के बाद? सब देख ही रहे, सब कुछ तैनात है पहले से ना लोग, और हम लोग भी जा ही रहे, सब सुरक्षा बढ़ा हुआ है पहले से। बिहार के सासाराम और नालंदा में जिस तरह से रामनवमी के समय जो हिंसा हुई थी, वो हिंसा अभी भी थमी नहीं है। यह अलग बात है कि पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर बिहार शरीफ में हमने देखा कि वहां पर दरअसल बम बनाने की एक जो घटना है वो सामने आई कि किस तरह से वहां पर कुछ लोग एक घर में बम बना रहे थे और अचानक वो बम फट जाता है, उसमें कई लोग घायल भी होते हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्लास्ट तो कहीं फायरिंग में मौत। तो कहीं जुलूस में भीड़ हुई हिंसा।
गिरफ्तार की हैं। सासाराम में देसी बम बनाते समय धमाका हुआ। नालंदा में बिगड़े हालात। सासाराम में बम ब्लास्ट से हड़कंप। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। सासाराम में बम बनाने के दौरान एक घर में ब्लास्ट हो गया। बम फटने से 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की स्थिति गंभीर है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया है। घटना के बाद से सासाराम में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पे 2-4 इलाकों को हटा दिया जाए तो बाकी इलाकों में माहौल काफ़ी शांतिपूर्ण है। शहर में दुकानें ओपन हो रही हैं। सुबह में कल शांति समिति की जो है बैठक भी हमारे द्वारा हुई थी। वहाँ पर माननीय विधायक जी लोग और एक सद्भावना मार्च भी निकाला गया था। तो इस प्रकार का कोई इशू नहीं थे। हाँ, बीच बीच में अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो उस पर हम लोग जो है रोक लगा रहे हैं और दोषी व्यक्तियों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। सासाराम में घर में बम बनाते समय ब्लास्ट होना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि शनिवार को सासाराम और नालंदा में हिंसा की आग जलती नजर आई। सासाराम में बमबारी हुई, पत्थर फेंके गए। सासाराम के सफुल्लागंज में फिर हिंसा भड़के जाने पर पुलिस ने इलाके के घरों में तलाशी अभियान चलाया। यही नहीं, नालंदा के बिहार शरीफ में भी हिंसक झड़प हुई, जिसमें जमकर गोलीबारी और पत्थरबाजी देखने को मिली। इस गोलीबारी और पत्थरबाजी में एक की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। रात में 2-3 जगहों पर घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है और रात में कार्रवाई भी काफ़ी हुई है। जितने लोग उपद्रव कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया था। 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और माहौल शांतिपूर्ण है। उसके बाद हर वार्ड से लोग हम लोग से फीडबैक भी दे रहे हैं। आज सभी वार्ड के लोगों को हम लोगों ने बुलाया भी है। यानी बिहार के 2 जिले सासाराम और नालंदा हिंसा की आग में जल रहे हैं। भड़कती हिंसा लोगों के बढ़ते डर का कारण बन रही है। लोगों के दिलों में दहशत का माहौल है। यहाँ रहने वाले कुछ हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। उपद्रवी लगातार माहौल को बिगाड़ने के लिए साजिशें रच रहे हैं। बम घर में बनाए जा रहे हैं, तो क्या इन विस्फोटों का इस्तेमाल भी हिंसा में होना था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सासाराम में देसी बम बनाते वक्त दरअसल एक धमाका हो गया है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जो पुलिस की ओर से दरअसल बयान सामने आया है। पुलिस की ओर से जानकारी सामने आई है और उसके बाद देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। ये देखिए जहां वो ब्लास्ट का असर हुआ, वहां किस तरह से असर दिखाई दिया। देसी बम बनाते वक्त दरअसल ये पूरा धमाका हुआ। कल रात को 9 बजे अचानक से धमाका होता है इसी घर में। बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक विस्फोटक की मिसहैंडलिंग के दौरान ये धमाका हो जाता है। देखिए ये जो मोटी छत थी अचानक से यहाँ पर टूट करके गिर जाती है और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अब पूरा मलबा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और पास ही में ये यहाँ पर स्कूटी पड़ी हुई है जिस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो यहाँ पर एक बड़ी घटना को, बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन अचानक से विस्फोट हो जाता है। हालांकि 6 लोग जो रात में घायल हुए हैं वो खुद ही जो विस्फोटक सामग्री जब बना रहे थे वो खुद ही घायल हो गए और उन्हें सासाराम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तड़के सुबह यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंचती है और यहाँ पर जांच पड़ताल की गई है, सैंपल्स जो लिए गए हैं। अब उसके आधार पर फिलहाल ये तय होगा कि यहाँ पर कौन लोग थे, किस तरह की सामग्री बनाई जा रही थी और साथ ही साथ पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर ना आए। हालांकि जो ये पूरा इलाका है, अगर हम इस इलाके की बात कर ले, क्योंकि ये देखिए ये आपको ये गेट दिखाई दे रहा है और इसके बाहर एक और यहाँ पर गेट लगा हुआ है और इस गेट के आसपास का इलाका भी यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि कई यहाँ पर मुस्लिम परिवार रहते हैं आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर कौन लोग थे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा है बिहार सरकार पर और साफ तौर पर कहा है कि बिहार की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में असफल साबित हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि अपराधियों को भी यहां पर संरक्षण दिया जाता है।
नित्यानंद राय का ये भी कहना है कि यहाँ धारा 144 लगाई गई है, बीजेपी पूरी तरीके से कानून का सम्मान करती है और यही वजह रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो कि होने वाला था सासाराम में, उसे रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार, यहाँ न विकास से उसको मतलब है, न विधि व्यवस्था से है, न बिहार वासियों के जान माल की रक्षा से है, किसी से नहीं। यह सरकार बिल्कुल नकारात्मक हो गई है, नकारात्मक सोच की है। सरकार विधि व्यवस्था को चौपट कर रखी है, अपराधियों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और ऐसे लोग जो साजिश के तहत यहाँ सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं, सरकार को उससे संरक्षण मिल रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर आ रही है। उसकी लेटेस्ट लोकेशन जो है वो दरअसल मिली है, ट्रेस किया गया है जो उसे, वो दरअसल मेरठ में किया गया। ये बताया जा रहा है कि उसकी लोकेशन मेरठ मिली है और वहीं आसपास से दरअसल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, सीधे हम रुक करते हैं। विवेक शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, आप इस वक्त मेरठ में ही मौजूद हैं और वहां से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि भगोड़ा अमृतपाल दरअसल मेरठ में ही मौजूद है। क्या टिप ऑफ, क्या इनपुट ऐसा मिल रहा है? बिल्कुल हिमानी, चूंकि ऐसा कहा गया कि बेगमपुल पुलिस चौकी है, वहां पर पंजाब पुलिस की कोई टीम यहां पर पहुंची हुई थी। उन्होंने अमृतपाल को लेकर पूछताछ की है और कहा यह भी जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कि कुछ लोगों ने अमृतपाल को एक ऑटो में अमृतपाल जैसा दिखने वाले एक शख्स को देखा था। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा रहा है कि अमृतपाल मेरठ में छुपा हुआ है या फिर अमृतपाल मेरठ आया था। हालांकि अभी इस बात को लेकर सीनियर ऑफिसर से कोई पुष्टि औपचारिक तौर पर नहीं हो पा रही है कि पंजाब पुलिस अभी इस पूरे मामले में कहां तहकीकात कर रही है, वो मेरठ में भी है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अमृतपाल मेरठ आया था, इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि अमृतपाल मेरठ में ही आया था और किसके यहाँ रुका, वो यहाँ से उसने किस तरह से आगे बढ़ने की योजना बनाई, ये जांच का विषय है। लेकिन अमृतपाल लगातार अपना, पहले कहा जा रहा था कि रूप बदलकर, वेश बदलकर इधर उधर भाग रहा है। इससे पहले उसकी लोकेशन होशियारपुर मिली और अब मेरठ, उत्तर प्रदेश, क्योंकि इससे पहले भी अमृतपाल की दिल्ली में लोकेशन, उत्तराखंड में लोकेशन मिलने की संभावना जताई गई थी। उसके बाद फिर पंजाब में उसकी लोकेशन मिलती है और अब जो है ये लेटेस्ट लोकेशन की जानकारी जो मेरठ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अमृतपाल जैसा दिखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, उसको देखा गया था किसी ऑटो में। उसके बाद से ही ये पुष्टि हुई कि अमृतपाल मेरठ में हो सकता है। स्पीच यहां पर रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत, जल्द लौटते हैं।